दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही छोटी अच्छी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ओनली वन चांस। क्या मतलब हुआ? ओनली वन चांस, सिर्फ एक मौका। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज अ चीट हु यूज्ड टू चीट पीपल फॉर हिज बेनिफिट। क्या मतलब हुआ? वंस देयर वॉज ए चीट। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है बिना किसी एक्शन वर्ब का प्रयोग किए। तो इस तरह के वाक्यों को नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। और चीट का मतलब होता है चालबाज, धोखेबाज। वंस देयर वॉज ए चीट, एक बार एक धोखेबाज था, कह सकते हैं एक बार एक चालबाज था। हु यूज्ड टू चीट पीपल। दोस्तों, इस वाक्य में हु का यूज़ किया गया। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रेफरेंस देने के लिए किसी व्यक्ति का इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया गया है। और देखिए, यूज टू का जो प्रयोग है वो पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था, तो ऐसे वाक्यों में यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और CHEAT, दोस्तों ये जो शब्द आप देख रहे हैं चीट, ये नाउन भी है, साथ में ये एक वर्ब भी है। तो यहाँ पर इसको एक नाउन के रूप में प्रयोग किया गया और यहाँ इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। चीट मतलब धोखाधड़ी करना, जालसाजी करना। तो इस तरह से क्या मीनिंग निकली इस लाइन की? वंस देयर वॉज ए चीट, एक धोखेबाज था या कह सकते हैं एक जालसाज था। हु यूज्ड टू चीट पीपल फॉर हिज बेनिफिट, जो अपने बेनिफिट मतलब फ़ायदा, जो अपने फ़ायदे के लिए लोगों के साथ या लोगों को धोखा दिया करता था, लोगों के साथ धोखाधड़ी किया करता था। फाइनली द पीपल ऑफ द किंगडम वेंट टू देयर किंग फॉर हेल्प। फाइनली का मतलब होता है अंत में या फिर अंततः, आखिरकार। द पीपल ऑफ द किंगडम, ऑफ मतलब होता है काके की, द पीपल ऑफ द किंगडम का मतलब हुआ राज्य के लोग। वेंट टू देयर किंग। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। तो क्या अर्थ हुआ कि अंत में द पीपल ऑफ द किंगडम वेंट टू देयर किंग फॉर हेल्प। और देयर मतलब अपना, उनका। और दोस्तों, देयर का यूज़ जब किया जाएगा जब कोई भी व्यक्ति वस्तु एक से ज़्यादा उसे लोगों से जुड़ा हुआ हो, संबंधित हो। आखिरी में राज्य के लोग मदद के लिए, फॉर हेल्प मतलब मदद के लिए, अपने राजा के पास गए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि अंत में राज्य के लोग मदद के लिए अपने राजा के पास गए। आगे देखिए। द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन टू कैच द चीट। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना, सेकंड फॉर्म है ऑर्डर्ड। और दोस्तों, यहाँ पर हिज का मतलब था अपने। और मैन जो है वो मैन का प्लूरल है। जब आदमी की संख्या एक होगी तो मैन, और यदि ज़्यादा होगी एक से अधिक तो MEN, इसको मैन पढ़ेंगे जो कि एक प्लूरल नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ? द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन, राजा ने अपने आदमियों को आदेश दिया टू कैच द चीट, चालबाज को पकड़ने का। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि राजा ने अपने आदमियों को चालबाज को पकड़ने का आदेश दिया। He was soon caught and brought
टू द कोर्ट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है और आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लें। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाएंगे पैसिव में, तो वहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब उसमें वॉज का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, इसके साथ वॉज लगाया गया, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैच का मतलब पकड़ना और ये थर्ड फॉर्म है कॉट। और दोस्तों ये ब्रिंग मतलब लाना होता है और ये थर्ड फॉर्म में ब्रॉड। तो क्या अर्थ हुआ, ही वॉज सून कॉट, उसे जल्दी ही पकड़ लिया गया, एंड ब्रॉड टू द कोर्ट, और उसे दरबार लाया गया। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वह जल्दी ही पकड़ा गया और उसे दरबार लाया गया। बट द क्लेवर चीट प्लीडेड विद टीयर्स दैट ही वुड नेवर चीट अगेन, बट द क्लेवर चीट प्लीडेड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए। PLEAD, प्लीड का मतलब होता है विनती करना, आग्रह करना, और ये सेकंड फॉर्म है। और टीयर्स का मतलब होता है आंसू। बट द क्लेवर चीट प्लीडेड, चीट, द क्लेवर चीट का मतलब है चालाक धोखेबाज, लेकिन चालाक धोखेबाज ने प्लीडेड विद टीयर्स, आंसुओं के साथ विनती की, दैट की ही वुड नेवर चीट अगेन, कि वह कभी भी चीट नहीं करेगा, कभी वह धोखाधड़ी नहीं करेगा। चलिए आगे देखिए। द किंग ट्रस्टेड द चीट एंड फॉरगिव हिम। ट्रस्ट का मतलब विश्वास करना, सेकंड फॉर्म ट्रस्टेड। और दोस्तों फॉरगिव का अर्थ होता है माफ़ करना। आप फर्स्ट फॉर्म में नोट कर लीजिए, FORGIVE, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म यहाँ लगाई गई है, FORGAVE। तो इस तरह से क्या अर्थ हुआ इस लाइन का, द किंग ट्रस्टेड द चीट, राजा ने धोखेबाज पर भरोसा किया, एंड फॉरगिव हिम, और उसको माफ़ कर दिया। आगे देखिए। The cheat went away, but he did not change his habit of changing। क्या अर्थ हुआ, द चीट वेंट अवे। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट, द चीट वेंट अवे, जो चीट था धोखेबाज था वो चला गया, बट ही डिड नॉट चेंज हिज हैबिट ऑफ चीटिंग। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म, वहाँ डिड नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो आप इस चीज़ को नोट करें, जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ, द चीट वेंट अवे, धोखेबाज चला गया, या कह सकते हैं जालसाज चला गया, बट ही डिड नॉट चेंज हिज हैबिट ऑफ चीटिंग, लेकिन उसने धोखाधड़ी करने की अपनी आदत को नहीं बदला। आउटसाइड द सिटी मतलब शहर के बाहर, ही सॉ अ रिच मर्चेंट, उसने एक अमीर व्यापारी को देखा। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाते हैं। सी मतलब देखना होता है, सेकंड फॉर्म सो। आउटसाइड द सिटी शहर के बाहर, ही सॉ अ रिच मर्चेंट, उसने एक अमीर व्यापारी को देखा। ही मेड हिम अनकॉन्शियस एंड टुक हिज मनी। दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है, और मेक मतलब बनाना, सेकंड फॉर्म मेड, और अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश। तो ये एक एडजेक्टिव है, आप जरूर नोट कर लें, UNCONSCIOUS। तो क्या अर्थ हुआ, ही मेड हिम अनकॉन्शियस, उसने उसे बेहोश कर दिया, एंड टुक हिज मनी, और उसके पैसे ले लिए। टेक का मतलब होता है लेना, जरूर नोट करें इसे, सेकंड फॉर्म में टुक। हिज मतलब उसके, मनी मतलब पैसा। ही मेड हिम अनकॉन्शियस, उसने उसको बेहोश किया, एंड टुक हिज मनी, और उसके पैसे ले लिए। आगे देखिए। वाइल ही वॉज रनिंग, वाइल का मतलब जिस दौरान, क्या अर्थ हुआ, वाइल का मतलब होता है दौरान, वाइल ही वॉज रनिंग, और जब जिस दौरान वह दौड़ रहा था, भाग रहा था, ही स्लिप्ड, वह फिसल गया, स्लिप मतलब फिसलना, और ये सेकंड फॉर्म है, एंड फेल, और गिर गया। और दोस्तों ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी है, फॉल मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म फेल। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, वाइल ही वॉज रनिंग ही स्लिप्ड एंड फेल, जिस दौरान वह भाग रहा था वह फिसल गया और गिर गया। हिज हैड स्ट्रक अ स्टोन, उस, और स्ट्रक का मतलब था टकराना, उसका जो सर था वो एक पत्थर से टकराया, एंड ही बिकेम अनकॉन्शियस। और यहाँ भी देखिए एडजेक्टिव का यूज़ किया गया, अनकॉन्शियस। बिकम मतलब होना, बन जाना, सेकंड फॉर्म बिकेम। तो क्या अर्थ हुआ, हिज हैड स्ट्रक अ स्टोन, उसका सर एक पत्थर से टकराया, एंड ही बिकेम अनकॉन्शियस, और वह बेहोश हो गया। द किंग्स मैन सो हिम, और दोस्तों किंग के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी भी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ भी जोड़ते हैं तो वहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। द किंग्स मैन सो हिम, राजा के आदमियों ने उसको देखा, एंड टुक हिम
बैक, और टेक मतलब ले जाना, सेकंड फ्रॉम टुक, बैक मतलब वापस, एंड टुक हिम बैक उसको वापस ले गए, टू द किंग राजा के पास। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, द किंग्स मैन सो हिम एंड टुक हिम बैक टू द किंग। राजा के आदमियों ने उसे देखा और उसे राजा के पास वापस ले गए। द चीट प्लीडेड अगेन, प्लीड मतलब विनती करना, ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बताया, सेकंड फॉर्म में प्लीडेड। द चीट प्लीडेड अगेन, धोखेबाज ने, जालसाज ने दोबारा विनती की, फॉर फॉरगिवनेस माफ़ी के लिए। और दोस्तों यहाँ इस शब्द को एक नाउन के रूप में भी यूज़ किया गया। देखिए जैसे फॉरगिव का मतलब माफ़ होता है, उसी तरह से फॉरगिवनेस जो फॉरगिव जो है वो वर्ब है, माफ़ करना, और ये नाउन है फॉरगिवनेस, तो आप इसे भी नोट कर लें। तो क्या अर्थ हुआ, द चीट प्लीडेड अगेन फॉर फॉरगिवनेस, फॉर मतलब के लिए, जालसाज ने दोबारा माफ़ी के लिए विनती की, आग्रह किया। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, द किंग सेड, राजा ने कहा, आई गेव वन चांस टू चेंज योर सेल्फ। आई गेव वन चांस, और ये पास्ट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। गिव मतलब देना, सेकंड फॉर्म गेव। आई गेव वन चांस, मैंने एक मौका दिया, टू चेंज योर सेल्फ, तुम्हें खुद को बदलने का। बट यू वेस्टेड दैट, वेस्ट मतलब व्यर्थ करना, बट यू वेस्टेड दैट, लेकिन तुमने उसको व्यर्थ कर दिया। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर वंस ओनली। और दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ऐसे वाक्यों में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वहाँ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाई जाती है। नॉक का मतलब होता है कि खटखटाना या दस्तक देना, और अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे एक नाउन के तौर पर प्रयोग किया गया जिसका मतलब होता है अवसर। तो उन्होंने क्या कहा राजा साहब ने, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर वंस ओनली, कि अवसर सिर्फ एक बार दरवाजे पर दस्तक देता है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ ये जो छोटी सी स्टोरी है यहीं ख़त्म होती है अच्छे से मॉरल के साथ। और जैसा कहानी का जो नाम था ओनली वन चांस, तो यदि कहानी के मॉरल के बारे में बात की जाए तो मॉरल भी लगभग वैसा ही है कि व्यक्ति को कुछ भी करने का एक ही मौका मिलता है। यहाँ पर ये जो व्यक्ति था उसे एक मौका मिला, राजा साहब ने उसको एक मौका दिया सुधरने का, लेकिन उस व्यक्ति ने उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और कोई भी यदि आपका कोई कमेंट हो या कोई भी आपका सुझाव हो, कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो, आप उसको ज़रूर बताएं। और उसके अलावा दोस्तों कई बार बड़े प्यारे कमेंट्स आते हैं, और दोस्तों कई बार मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाता, लेकिन कई बार ऐसा कमेंट्स इतने अच्छे होते हैं कि आज मैं उन कमेंट्स के कुछ मतलब मैं उनके नाम लेना चाहूँगा, उनका कह सकता है मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। एक DB चौहान जी हैं, वो अक्सर कमेंट करते हैं और उन्होंने काफ़ी प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। तो चौहान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियो देखते हैं और आप हमें सहयोग करते हैं, और आपके ये जो कमेंट हैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं। और आपके जो समझ लीजिए जो आपके जो कमेंट होते हैं वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं और भी ज़्यादा मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं। और दोस्तों उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों के कई बार कमेंट आते हैं और आप बोलते हैं कि सर आप कोई ग्रामर का कोर्स लाइए, कई बार आप पेड क्लास के भी बारे में बोलते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल मैंने अपने चैनल पर एक ज्वाइन का जो बटन है वो शुरू कर दिया है, तो आप जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो उसमें लेवल 1 है वो करीब 59 रुपीज़ में है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। और उसका ये बेनिफिट होगा दोस्तों कि कई बार मैं रेगुलर तो नहीं, लेकिन कभी कभी मैं इस तरह के जो स्पेशल वीडियोस हैं जो ग्रामर के वगैरह के वो मैं उस पर अपलोड कर देता हूँ। और आगे भी मैं उस पर इस तरह के जो ग्रामर के वीडियोस होंगे, जैसे मान लीजिए कोई टेंसेस हो गए या फिर किसी भी जो मोस्टली जो ग्रामर टेंसेस के अकॉर्डिंगली ही जो होती है, तो जो भी टेंसेस के वीडियोस हो गए या जो आप सजेस्ट करें, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, तो उसके अकॉर्डिंगली भी वीडियो बनाए जाएंगे। तो यदि आप चाहें तो आप जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि दोस्तों उस पर आपको जो वीडियो देखने को मिलेंगे वो ग्रामर से रिलेटेड मिलेंगे। तो जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल ही बेसिक लेवल से जिनको इंग्लिश सीखनी है, तो दोस्तों उन लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। घर बैठे आप इंग्लिश सीख सकते हैं। चैनल पे जाएं और आप वहाँ से जाके ज्वाइन करें, और वहाँ पर आपको इस तरह के वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।